वेलकम टू किताब राइटिंग पब्लिकेशन। आज हमारे साथ है मीरा कनौजिया मैम। सबसे पहले तो मैम आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी किताब हमारे साथ पब्लिश हो चुकी है और अमेजोन और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे लाइव है। तो आपको कैसा लग रहा है? तो सबसे पहले तो मैं किताब राइटिंग पब्लिकेशन को शुभकामनाएं और आभार अभिनंदन प्रेषित करती हूँ दिल से। दिव्या बिटिया का और अंकिता बिटिया का, जो कि सहर्ष स्वभाव से हमारा प्रसन्न चित्त मन से इच्छुक ले रही है, साक्षात्कार ले रही है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ दिव्या बिटिया को और अंकिता बिटिया को और उनके पब्लिकेशन। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम हाँ, सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को अपनी किताब के बारे में बताइए। किताब के बारे में बताती हूँ बेटा। ये है कि मीठे विष का प्याला। जी। ठीक है। विष, विष के बारे में सभी परिचित होंगे कि विष एक जहर का प्रतिरूप होता है जी। और विष पीने से व्यक्ति दिवंगत हो जाता है। लेकिन यहाँ प्रतीक और बिंब है ना, जो होते हैं, हम्म। उनका यहाँ उसको एक सिंबलिक बना करके प्रस्तुत किया गया है कि मीठे विष का प्याला। क्यों? प्याला जो है भरा हुआ है लबालब जहर से, लेकिन वो मीठा है, मधु है। तो विष या मधु हो, मीठा हो या कड़वा हो, जहर जहर ही होता है। जी। लेकिन कुछ लोग उस विष को पान करके, विष पान करके कुछ तो उसको झेल लेते हैं और कुछ उसको असाध्य, जो सहन नहीं होता है, उनको असहनीय पीड़ा होती है, कुछ नहीं झेल पाते हैं। तो मैंने इस पुस्तक का नाम इसीलिए रखा है क्योंकि ये मीठे विष का प्याला है। ना तो पिया जाए, ना गटका जाए, ना बाहर निकाला जाए। लेकिन मैंने इसमें, ये मेरी संघर्ष की गाथा है और मेरी वेदना, मेरी पीड़ा, जो प्रारंभ से अंत तक मैंने अपने जीवन में पढ़ाई की और पढ़कर के बाद में मैं अपने जॉब में आई, तो मैंने इस संघर्ष की गाथा को इसमें पूरा समाहित किया है, आत्मसात किया, समन्वित किया है बेटा। तो मीठे विष का प्याला एक गहन हृदय की, अंतस की, अंतरतम की एक ऐसी पीड़ा और वेदना की एक कहानी है, जो कि अनवरत गति से मैंने इस पुस्तक में इसको स्थान प्रदान किया है। तो ये एक संवेदनशीलता भी है इसमें और भावकृति भी है, अपनी साक्ष्य स्वानुभूति भी है। तो ये विषमता युक्त परिस्थितियों में जो मैंने संघर्ष रहते हुए अपने सफल प्रयास को अपने जीवन में अनवरत गतिमय होकर उत्तरोत्तर सफलता की सीढ़ियां पार करती चली गई, ये मेरी पुस्तक ने अंजाम दिया। थैंक यू बेटा। अमेजिंग मैम। जी। तो मैम आपने अपने ये जो लिखने की जो शुरुआत थी, ये पूरी जर्नी शुरू कैसे करी और कब करी? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये मैंने शुरुआत बेटा, ये जो मैं, क्या है ना कि इसमें मेरे परिवार की भी गतिविधियां शामिल हैं। और मैं जब यहाँ पर, आपके अंकल जो हैं वो केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत थी, उन्होंने जब हम लोग यहाँ पर उनकी पोस्टिंग हुई कानपुर में आए, तब उन्होंने कहा कि हमारे छोटे छोटे चार बच्चे थे, तो कहा कि आप पढ़िए और पढ़ करके आप भी केंद्रीय विद्यालय में आइए। तो मैंने बेटा पढ़ाई शुरू करी, बीए किया, एमए किया, बीएड किया, पीएचडी की। और ये सब आपके अंकल ने मुझे रेगुलर ही कराया, चारों बच्चों को रखते हुए। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा थोड़ा लेखन कार्य भी, क्योंकि मेरा विषय हिंदी था, बीए में भी मैंने हिंदी लिया था और चार सब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें ये अनिवार्य था मेरे लिए। और एमए में भी मैंने हिंदी लिया और मैंने फिर
बीएड किया तो इसमें भी मेरा विषय हिंदी था, फिर पीएचडी तो मैंने हिंदी से किया ही था। तो तभी मैंने थोड़ा थोड़ा लेखन कार्य थोड़ा सा प्रारंभ किया था, उतना मुझे ठीक से मैं उसमें सिद्ध हस्त नहीं थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैं केबी में गई, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला और मुझे स्टेज मिला, मंच मिला, बोलने वाक पटुता का मेरा कला का विकास हुआ। और फिर अब तो मैं धीरे धीरे मंच पर आ गई हूँ, और मैं कितने कहानी मंच हैं तो उसमें लिखती हूँ, और उन साहित्यकारों का सानिध्य प्राप्त हुआ मुझे। तो ऐसे उत्तरोत्तर लेखन कला का विकास मेरा होता गया। थैंक यू बेटा। जी। तो मैम जैसे आप लिखती है, कविताएं भी आप बहुत सारी लिखती हैं, तो अगर किसी को बहुत कविताएं सीखना हो लिखना, तो वो कैसे सीख सकता है? उसके लिए कुछ दो चार टिप्स दीजिए। अच्छा, बताती हूँ। सबसे पहले तो बेटा, जिस भाषा में लिखना है उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो दो ही भाषाएं हमारे यहाँ प्रचलित हैं, हाँ। एक इंग्लिश, एक हिंदी। तो हाँ। अधिकतर तो साहित्यकार हिंदी में ही लिखते हैं। हमारे यहाँ जो पुस्तकें हैं हिंदी में ही होती हैं। हमारे यहाँ हमारी भारतीय जो भाषाएं हैं, तो हमारी भारतीय भाषाएं, उनको दो भाषा परिवार में विभाजित किया गया है, भारोपी परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। तो द्रविड़ में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तो ये तो उधर की हो गई। और हमारे यहाँ जो है हिंदी है। तो हाँ। इसमें भी कई वर्ग हैं। अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी तो पता लगा कि मैं पढ़ाने लगी। तो इस वजह से, तो ये जो है, आपने प्रश्न किया था कि क्या किया था बेटा, प्रश्न में तो प्रश्न भी भूल गई। क्या बोली थी आप, क्या बोली थी? कविताएं लिखने लिखना का अगर काम। किसी को सीखना सीखना अच्छा, है तो उसके लिए। हाँ, तो उसमें व्याकरण आनी चाहिए। सबसे पहले सबसे पहले व्याकरण आनी चाहिए, और व्याकरण के साथ साथ छंद, छंदों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि छंदबद्ध होती है कविता। यति गति विराम चिन्हों का प्रयोग, और भाषा परिष्कृत परिनिष्ठित परिमार्जित होना चाहिए, लयबद्धता होनी चाहिए, स्वर मैत्री होनी चाहिए। लेकिन आजकल के समय में अतुकांत कविताएं भी लिखते हैं, जिन्हें हम आधुनिक कविताएं, जी। क्योंकि हमारा ठीक है ना बेटा, इसमें हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें जो हमारा आधुनिक युग है, साठोत्तर के बाद, सन 60 के बाद की जो कविताएं हैं वो आधुनिक है। और उसमें कुछ कवि अतुकांत कविताएं, मतलब उनमें स्वर मैत्री नहीं होती। जैसे परस्पर हमारी आपकी मित्रता है, शब्दों में भी स्वर मैत्री होती है। तो इसके लिए ये सब कुछ जानना बहुत अनिवार्य होता है। और सबसे पहले विषय वस्तु, शीर्षक चयन होता है। शीर्षक के अनुसार ही उस पूरी कविता में विषय का समावेश होना चाहिए, और शिक्षाप्रद होना चाहिए, ताकि हमारे समाज को कुछ नवीन दिशा हम प्रदर्शित कर सकें। तो लेखन के लिए यही अनिवार्य होता है कि ज्ञान होना चाहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू। जी। तो मैम जैसे आपने अपनी कविताओं में काफी सारी कविताएं लिखी हैं जीवन से रिलेटेड भी, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके लिए जीवन का क्या अर्थ है? हमारे लिए क्या बेटा, फिर से बोलो। जीवन का क्या क्या, अर्थ? जीवन जीवन। का क्या अर्थ है? जी। जीवन, जीवन का, देखिए, मानव जीवन हमें एक बार प्राप्त होता है। जीवन शब्द आया है, मानव जीवन एक बार प्राप्त होता है, और वो हमारे सुकृत्यों का, सत्कर्मों का ही परिणाम है। तो क्यों ना हम उस मानव जीवन को सार्थक करें, परहित परोपकार में पूरा समन्वित करें। क्योंकि कहा भी गया है, पर उपकार धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। तो हमारे लिए जीवन का ये अर्थ है कि भाई, हम किसी के लिए शरीर से, तन से, मन से, वाणी से, और धन तो आता है जाता है, धन से धनी धनी नहीं होता है। जी। धन हो और हम किसी को पूछे ना, किसी की मदद ना करें, हम्म। और किसी को अपशब्द बोले, वाणी का सदुपयोग ना करें, तो हमारा जीवन व्यर्थ है।
बिल्कुल। तो धन होना तो हमारा स्वभाव, हमारा आचरण अच्छा है तो धन फिर है, तो हमारा उसमें प्लस पॉइंट है। लेकिन आचरण की प्रधानता होनी चाहिए, मानवतावादी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए जी, है ना। पशु भी अपना पेट भर लेते हैं। जीवन का अर्थ है कि हम दूसरों के लिए कुछ कर सकें जीवन में। अपने लिए तो दुनिया जीती है, बिल्कुल। हम दूसरों के लिए कुछ कर सकें जीवन में, तो मानव जीवन सार्थक है। ये हमारी अपनी अपना चिंतन है। मेरी यही अनुभूति जी। मैम जैसे आपसे जब बात करते हैं तो एक अलग ही है। एक ममता, एक बहुत ज्यादा क्या बोलूं मैं, एक प्यार की वो अनुभूति होती है। तो ये कैसे, मतलब एक अजनबी से भी आप इतने प्यार से बात करना, तो ये आप में कहाँ से आया है ये? ये बेटा, ये कहाँ से आया? ये जो है, एक तो जो व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो नैसर्गिक होता है, प्राकृतिक होता है। और कुछ लोग जो होते हैं, कई विभिन्न प्रकार के व्यक्ति होते हैं, अलग अलग व्यक्तित्व होता है व्यक्तियों का, है। तो जी। कुछ व्यक्ति अच्छे होते हुए भी उन्हें सानिध्य प्राप्त होता है, ऐसे मित्रगण मंडलीय का, कि उनके ऊपर उनकी प्रतिच्छाया पड़ जाती है, तो अच्छे होकर भी वो बिगड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये मनुष्य जो है, अगर वो संवेदनशील है और प्रबुद्ध है, क्योंकि संपूर्ण योनि में मानव ही प्रबुद्ध श्रेणी में आता है, जी। प्रबुद्धता की, ठीक है ना। कितना भी कंप्यूटर का प्रयोग हो जाए, बन जाए, लेकिन मानव के मस्तिष्क जैसा, जी। मानव की बुद्धि लब्धि जैसा कोई भी यंत्र नहीं बन सकता है। तो ये जो है मनुष्य को, कहाँ पर थे बेटा, हम तो भूल जाते हैं कहाँ से कहाँ चले जाती हूँ। आचरण, तो आचरण मेरा, मैं शुरू से ऐसे ही, मेरे कई भाई बहन हैं तो शायद मैं सबसे अलग हूँ, ठीक है। मेरे जी। अंदर प्यार, ममता, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए कोई आए, समर्पण भाव, क्या हम दे दें इनको, प्यार दे दें। ये तो बेटा वाणी जो है ना, वाणी हमें ईश्वर ने दी है। गूंगे भी होते हैं, उनसे पूछिए उनका महत्व, वो जानते ना। तो हमें वाणी दी है ईश्वर ने, तो क्यों ना हम उसका सदुपयोग करें, किसी का हृदय विदीर्ण ना करें, ऐसा बोले। तो फिर एक माँ के अंदर, ये तो माँ बाद में हुई हो ना, प्रारंभ से था। अब माँ के अंदर ममत्व, एक वात्सल रस की अनुभूति होना, बहुत। अपने बच्चों को तो दुनिया प्यार करती है ना, विद्यालय के बच्चों को बहुत, वो माँ बोलते हैं मुझे, माँ बोलते हैं, क्योंकि उनके लिए व्यक्तिगत जुड़ाव, किस बच्चे की क्या समस्या है, व्यक्तिगत पढ़ाने के अतिरिक्त बच्चे पूरे स्कूल में मुझको ही बताने आते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, सुनती हैं, प्यार करती हैं, सुनेंगी कभी भी, कितना भी हम जटिल प्रक्रियाओं से गुजर रहे होंगे, लेकिन नहीं, हम सब छोड़ के बच्चे को पहले प्राथमिकता देंगे, प्रेफरेंस देंगे। क्योंकि बच्चा हमसे, उसके दिल में हमारे लिए ऐसी जगह है कि ये मीरा मैम ना हमें कभी मना नहीं करती किसी चीज के लिए, तो वो बेहिचक हमारे पास ही आती। फोन है, फोन करना है मैम, लो एक फोन उन्हीं के पास, बात करो, मम्मी को, पापा को, कोई समस्या है तो बेटा आओ, बताओ। तो ये जो है ममता, प्यार, लगाओ, ये मेरे अंदर है, और शायद ये अंत तक रहेगा जब तक जीवन है मेरा। ये शायद आपको भी लगा होगा, पहली बार बात की तो। बिल्कुल। दिव्या भी जानती है, वो बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छे से बात करती है। तो मैंने कहा बेटा क्या कुछ हम रोज दे रहे हैं आपको क्या? ये प्यार बांट रहे हैं ना, ये तो निशुल्क है ना, लेकिन इसका बहुत महत्व है जीवन में, जो समझे। निशुल्क है लेकिन इसका बहुत शुल्क है, हम जब दूसरों को प्रदान करें। ये हाँ। अनमोल धरोहर है हमारी, जी। और ये केवल मानव में होता है जो कि व्यक्त कर सकता है। पशु बेचारे वो अपने संकेत, उनकी भाषा अलग है, व्यक्त करने की अभिव्यक्ति उनकी अलग है। तो ये ममता, प्यार, ये मेरे आचरण में है, जो कभी परिवर्तित नहीं हो सकती है। शायद मेरी कविताओं में इसका पुट होता है, सब में होता है, सारी कविताओं में जरूर होगा ही मानव का। तो थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न कर रही जी। हो। मैम जैसे आप
एक एक अगर हम स्त्री जीवन की बात करें तो वो बहुत सारी कठिनाइयों से भरा हुआ होता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो उन सारे इतनी सारी मतलब ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए कैसे आपने अपने पैशन के लिए अब टाइम निकाला? आप जॉब भी करते हैं, आप घर भी संभालते हैं, साथ ही साथ आप अपने पैशन की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, तो आपने ये सारी चीजों को साथ में कैसे बैलेंस किया? बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। ये हमारे बच्चे 4, इनकी शादी ब्याह भी की मैंने, इनको पढ़ाया लिखाया भी। आपके अंकल ने मुझे पढ़ाया, फ्रीडम दी, स्वतंत्रता दी, कभी बंदिश नहीं की उन्होंने कि पढ़िए। और शायद उनके लिए भी लाभदायक था, मेरे बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी। अगर आज हम दोनों नहीं जॉब में होते तो शायद आधुनिक युग में जो बच्चों को चाहिए और जिस हिसाब से आजकल शादी ब्याह होते हैं, शायद हम वो सब कुछ नहीं कर पाते आज के हिसाब से, है ना बेटा? जी। तो ये मैंने, अभी भी मैं लेखन कार्य करती हूँ, स्कूल भी जाती हूँ, और स्कूल जाने के बाद थोड़ा सा सोती हूँ आने के बाद, और उसके बाद स्कूल में भी व्यस्त रहती हूँ। और फिर लेखन कार्य में रात के 1 डेढ़ बज जाता मुझे प्रतिदिन, नियम है पक्का। और मंच पे जुड़ी हुई हूँ प्रतिदिन का। कभी भी देखिए मैं ऑनलाइन मिलूंगी आपको, 2 तो बज ही जाता, पौने 2 बज जाता। इस सुबह उठ के फिर नाश्ता बना के चली भी जाती हूँ। और जब कभी स्कूल में भी समय मिलता है तो थोड़ा काम निकाल करके मैं थोड़ा कार्य कर लेती हूँ, क्योंकि मंच पर में मुझे एडमिन और मॉडरेटर और ग्रुप एक्सपर्ट बनाया है, तो उसमें भी काम करना पड़ता है। और काव्य सम्मेलन भी होते हैं हमारे रविवार को, उनमें भी समय देती हूँ। और मेरी गायन कला का अहम योगदान है मेरे इसमें संगठन में आने का। और अभी काव्य सम्मेलन भी होते हैं प्रति रविवार को। तो लेखन के लिए मैं कैसे भी करके कुछ भी, विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। किसी ने कह दिया रात भर खड़ी रहो, ये पकड़ के मैं खड़ी रहूंगी, मैं नहीं हिलूंगी, चाहे दुनिया चली जाए, चाहे मेरे प्राण चले। सच बताएं, चाहे कुछ हो जाए मुझे, मैं हिलूंगी नहीं बेटा। बात की धनी, किसी को जुबान दी है, समर्पण भाव से उसके प्रति मेरी रुचि हमेशा रहेगी। और लिखने के लिए कार में बैठती हूँ, उसका भी उपयोग करती हूँ, एक एक पल का उपयोग करती हूँ, समझिए, एक एक पल का सदुपयोग करती हूँ, समय निकालती हूँ। अभी भी आपसे जब बात की मैंने मैंने कहा ना कि बेटा लिंक भेजो, उसमें भी मैं काम करने लगी थी तुरंत, थोड़ी थोड़ी देर में, समझिए, कि किसी को फोन किया मंच पे, क्योंकि मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ। और फिर कहीं जाना नहीं पड़ता, सामाजिक प्राणी है हम, तो हमको कहीं हवन हो रहा, सुंदर कांड हो रहा, किसी की शादी ब्याह है, अभी आपके इंटरव्यू के बाद मुझे किसी की मैरिज एनिवर्सरी में जाना है, तो वहां भी समय देती हूँ। लेकिन मैं वहां भी अपना काम करती रहती हूँ। सब लोग बोलते हैं बिजी रहते, मैंने कहा हम आपको पूरा समय देंगे, इसमें भी देंगे। तो ये सारे काम, स्कूल में बोलते हैं मुझे 12 हाथ वाली देवी, दुर्गा देवी, मतलब इतने सारे काम एक साथ करती हूँ। तो ये प्रारंभ से है, मेरी आदत भी हो गई है करने की, और करते करते मुझे अनुभव प्राप्त हो गया है। तो मैं, एक्स्ट्रा समय तो बेटा लगेगा, कुछ भी इतना काम करते हैं तो अतिरिक्त समय देना पड़ता है। तो अपने स्वास्थ्य का मैं ध्यान नहीं रखती हूँ, लेकिन ईश्वरी कृपा है कि मेरे ऊपर कुछ ऐसी मेहरबानी है, बनी रहे, ईश्वर सबको दे। मैं तो कहती हूँ कि सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, और इसी प्रकार जीवंतता बनी रहे सबके लिए। तो ऐसे बेटा मेरे अंदर लेखन कला का विकास हुआ। और मेरा केंद्रीय विद्यालय संगठन भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने मुझे एक मंच प्रदान किया है, जहाँ मेरी वाक पटुता, वाक कला का मेरे अंदर अनुभव, और मेरे अंदर एकदम बिंदास स्टेज पे जाने की क्षमता का विकास हुआ। इस प्रकार किया बेटा मैंने। थैंक यू। अमेजिंग मैम। आप सच में बहुत ज्यादा एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है, जो हम सभी के लिए एक प्रेरणादायी है, बिल्कुल। मैम, जैसे अभी आपने कहा कि आप गायन भी करती हैं, तो मैं आपसे सुनना चाहूंगी, आप प्लीज कोई गाना अगर सुना सके अभी तो। क्या सुनोगी बेटा? कोई गाना? गाना, कोई भी गाना जो भी आपको पसंद अच्छा, कोई भी गाना। मैं बजाती बहुत अच्छा हूँ। हो। बजाती भी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, बजाना ठीक नहीं है। तो गाना मैं गा देती हूँ। एक भजन गा दूं? हाँ हाँ, कुछ भी, जो भी भजन गा दूं? आप। जी। हाँ, शुद्ध हिंदी का है ये। और
तो छोटा सा गाऊंगी। हाँ, तो थैंक यू बेटा आपको कि ये आपने मेरे लिए गाने के लिए बोला है, तो मैं गाऊंगी। और अच्छा लगेगा, ये अद्भुत अनोखा, ये हमारा साक्षात्कार का संगम होगा, जिसमें एक नई चीज दिखाई देगी, हट जी। करके पृथक। तो देखने वालों को भी अच्छा लगेगा, है। तो जल जाए जीवा पापनी राम के बिना, जल जाए जीवा पापनी राम के बिना। पक्षी पंख बिनु बिच्छू डंक बिनु आरती शंख बिना, पक्षी पंख बिनु बिच्छू डंक बिनु आरती शंख बिना। कमल पंख बिनु गणित अंक बिनु ईशा मयंक बिना। और व्यर्थ भजन भाषण कीर्तन सब अच्छे कर्म बिना, जल जाए जीव पापनी राम के बिना। प्रिया कंत बिनु, पति के बिना पत्नी का अस्तित्व नहीं है। प्रिया कंत बिनु मठ महंत बिनु हस्ती दंत बिना। ग्राम पंच बिनु ऋतु बसंत बिनु और आदि अंत बिना। और भजन बिना मन ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना, जल जाए जीव पापनी राम के बिना। क्षत्रियान बिनु, क्षत्रियान वान शान, क्षत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु भोजन मान बिना। जब तक भोजन कोई मान से ना खिलाए बेटा नहीं खा। भोजन मान बिना, देह प्राण बिनु हाथ दान बिनु और घर संतान बिना। और मोर कयूं बेकार नाचना है घनश्याम बिना, जल जाए जीव पापनी राम के बिना, जल जाए जीव पापनी राम के बिना। सियावर रामचंद्र की जय। और हमारी अंकिता बिटिया का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं आशीर्वाद के साथ। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यारा भजन सुनाया हम सभी को। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड मैम, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, हम दोनों एक तरह से देखा जाए तो दो जनरेशन्स हैं, दो अलग अलग जनरेशन है, दो पीढ़ियां हैं। तो क्या आपने कभी अपनी मतलब जीवन में एक्सपीरियंस करा है जनरेशन गैप को? जनरेशन गैप जो बच्चों में आया है, जी। मैंने महसूस नहीं किया इस चीज को, कभी नहीं। ठीक है। मैं नहीं इस चीज को मानती बिल्कुल भी, जी। जनरेशन गैप। क्योंकि व्यक्ति का ये व्यक्तित्व है, व्यक्ति का मन है, और व्यक्ति की अनुभूतियां विचार है, इसको हम चाहें जैसे ढाल सकते हैं। जी। हम जनरेशन गैप, हम तो उसके साथ आत्मसात किया और बहुत अच्छे से किया, और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। हम आधुनिकता के साथ आधुनिक है, और वृद्ध लोग हैं उनके साथ हम उसी तरह उन्हीं के अनुरूप हो जाते हैं। और अधिकतर सबसे मेरी बहुत सामंजस्य स्थापित होता है, लेकिन बच्चों से बेहद। और अपना बचपन मैंने खोने नहीं दिया आज तक। जी। बच्चों के साथ बच्चा, बच्चे बहुत लाइक करते हैं, बच्चों में ही रहती हूँ। बच्चे आके चिपट जाएंगे, गले लग जाएंगे, बहुत अच्छा लगता है मुझको। तो कोई हम जनरेशन गैप, हम तो आज की जो बातें हैं, जी। जो नई नई बातें हैं, और जो परंपरागत बातें हैं, जो हमारे मार्ग में, उन्नति के मार्ग में जो अवरोधक हैं, बिल्कुल। उनका हम खंडन करते हैं। और बच्चों के लिए जो हितकारी है, बच्चों को जो जनरेशन गैप है आप बोल रही हो, इसमें कुछ कुछ अपवाद भी होते बेटा ना। तो कुछ बच्चे भटक जाते हैं ना, तो उनको लाने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके से हम उन बच्चों को सुधार करते हैं। और समर्पण और प्यार में वो शक्ति होती है कि बच्चा या कोई व्यक्ति अपनी मुट्ठी में होता है। प्यार की मार, डंडे की प्यार, ममता। बच्चा कितना भी बिगड़ा होगा तो मीरा मैडम के पास आ जाते हैं, बस एक ममता का हाथ फेरा, समझाया, बच्चे पानी हमारे हो गए। और बच्चों ने वो गलती करना छोड़ दिया।
है ना। तो जनरेशन गैप कुछ नहीं है, और है भी उन बिगड़े बच्चों के लिए है जो गलत मार्ग अपना चुन लेते हैं, है ना। गलत निर्देशित उन्हें कर दिया जाता है या पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन अच्छे बच्चे होते हैं तो वो उस जनरेशन गैप में शामिल होकर अपने सकारात्मक और अपने जो जो हमारे फूल होते हैं उनमें से अच्छे अच्छे ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है ना बेटा। तो जी जनरेशन गैप कोई बड़ी चीज नहीं है, हम उसमें एडजस्ट होते हैं, और जो उसमें खराब चीजें हैं और बच्चे भटक जाते हैं उन बच्चों को हम सुधार करते हैं। जी ये बात है ना बेटा। जी थैंक यू। जी मैम। तो मैम जैसे आपसे बात करके तो वैसे काफी मजा आ रहा है, बहुत सारी चीजें जानने को भी मिल रही हैं, सीखने को भी मिल रहा है काफी कुछ। अम, मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में आपका प्रेरणा स्रोत क्या रहा है, आपको कहाँ से प्रेरणा प्रेरणा स्रोत, मिली है? जी प्रेरणा कहाँ से मिली? जी अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, कि प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई। ये देखिए, जब हमारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं हमें उसी के अनुरूप अपने को परिवर्तित करना पड़ता है। हाँ जी तो ये प्रेरणा ऐसे प्राप्त हुई है कि एक तो मैं बाद में पढ़ी हूँ तो मैं अपने गृहस्थ आश्रम में रह करके, है ना, बच्चे रखते हुए, तो जितना मुझे काम करना पड़ा, जितना मैं व्यस्त रही, उतना ही मुझे बहुत कुछ करने की प्रेरणा। वैसे तो मुझे अंकल ने बहुत प्रेषित संप्रेषित किया है, प्रेरणा दी है मुझे, और मुझे पढ़ाया है ना। लेकिन जितनी व्यस्त रही मैं, जितना घोर संघर्ष किया मैंने, उतना ही मुझे प्रेरणा अपने आप प्राप्त होती गई कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मेरे बच्चे मेरे आगे, हमें पढ़ना है, हम कुछ बनना है हमको। तो ये प्रेरणा हमको खुद मिली, हमारे साहित्यकारों से मिली, हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन में हमारे एक भाई हैं, इंग्लिश पीजीटी, आदरणीय संतोष कुमार दुबे जी, और आदरणीय आदित्य विक्रम जी, ये कवि थे और हैं आज भी, दोनों इंग्लिश के हैं देखिए, और इतना बढ़िया हिंदी का लेखन कार्य करते हैं। और मुझे बहुत कुछ इन्होंने छंदों के बारे में, क्योंकि छंद हमारे सिलेबस में थे लेकिन केंद्रीय विद्यालय में बच्चों के लिए नहीं है, तो वो हमारा क्रम उससे थोड़ा छूट गया था, तो हमें उन्होंने भी सिखाया। तो उनका मैं हृदय से साधुवाद और धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। और फिर धीरे धीरे लिखना प्रारंभ किया, और अब तो मुझे बहुत ही, एक किताब प्रकाशित हुई, शायद वो उतनी ज्यादा संशोधित या ज्यादा अच्छी उतनी नहीं हो पाई होगी, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, जी रसरी आवत जात रे सिर पर परत निशान। तो सबसे बड़ी बात है कि अभ्यास, तो अभ्यास निरंतर होता गया और लेखन कला जारी रही। तो आज भी यदि ढोल भी बजता रहे मेरे कान पे, कोई कहता ना कि उन्हें एकांत चाहिए ना, हमारे लिए ये ऐसा नहीं कभी। अंकल टीवी चला रहे, दीदी के बच्चे शोर मचा रहे, हम अपना लिख लेंगे। ये भी बात है बेटा, हमें नहीं चाहिए एकांत। हम, ये लोग कर रहे, मैंने कहा मेरी कविता भी तैयार हो। तो मेरे दामाद बोलते मम्मी हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, दामाद हमारे दो हैं, तो बोलते मम्मी हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। तो सबसे पहले तो अपना आत्मबल भी होता बेटा। मान लो हमें लाख सिखाए कोई, हमें अंकल बोलते कि भाई आप पढ़ो, ठीक है, हमारा एडमिशन भी करा देते, और हमको उतनी लगन निष्ठा ना होती करने की, हम जी फेल हो जाते हैं। इतनी विषम परिस्थितियों में भी हमने रह करके फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन लाते रहे। तो ये अपनी लगनशीलता होती है, कर गुजरने का प्रयास होता है। और जितने सरकमफेरेंस थे, जो हमारे चारों ओर जो हमारी परिस्थितियां थी, वो भी उत्तरदायी थी। तो इन सब का हमारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। और सबसे बड़ा संबल ईश्वरी संबल भी है। ईश्वर ने भी हमको मार्ग प्रदर्शित किया, घोर अंधकार में रजतमय ज्योत्सना हमारे लिए प्रकाशित कर दी, हम निरंतर पथ पर अग्रसर होते गए, और हमको हमारी जो है विजयश्री अवश्य लहराई बेटा। तो हम ये एक शिक्षक बन गए और हमारी किताब प्रकाशित हुई। तो मैं ये धन्यवाद देती हूँ आप सबको, और आपको भी बेटा। थैंक थैंक यू सो मच मैम। यू। तो मैम आप हमें बताइए कि स्त्री जीवन के संघर्षों के बारे में बताइए कि पहले किस तरह के संघर्ष होते थे और आज क्या कुछ थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन की वजह से कुछ एडवांटेजेस हैं या नहीं है, और आगे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है।
संघर्ष, जी। पहले के संघर्ष और आज के, स्त्री है जी। बेटा? जी। हाँ हाँ, अभी प्रश्न किया था कि मतलब जो महिलाएं वर्क करती हैं हाँ जी। और तो वो जैसे बोलती हैं कि टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, कि महिलाएं बोलती हैं घर में भाई टाइम नहीं मिलता है हमको, काम के अलावा हम कैसे करें, ठीक है ना। तो पहले की जो बातें हैं, पहले के समय में जो पहले के समय की महिलाएं होती थी, तो उस समय के अकॉर्डिंग, अनुकूल, जी। ठीक है, उस समय की परिवेश देखिए, आवश्यकताएं उस समय अनंत नहीं थी बेटा, आय के साधन भी सीमित थे, हम्म, बच्चे ज्यादा होते थे, ठीक है ना, उतनी जागरूकता नहीं थी, जी। महिलाएं उतनी पढ़ी लिखी नहीं, कुछ थी कुछ घरों की, ठीक है ना, तो उनके आय के साधन ठीक होते थे तो वो अपने घर में नौकर रख लेते थे, और जो अपने जिनके साधन ठीक नहीं थे आय के, तो वो अपना उसी हिसाब से कार्य करते थे। आज भी मतलब देखिए कि गांव में, खेतों में जो महिलाएं काम करती हैं उनकी आवश्यकताएं उतनी नहीं है, हाँ, लेकिन शहरों को देखते हुए कुछ कुछ उन्होंने भी वहां की बातें अपनाई हैं, थोड़ी सी, उतना नहीं, क्योंकि कुछ गांव जो है ना वो थोड़े से शहरों से लिंक करके थोड़ा सा शहरीपन आ रहा, जी। ठीक है ना। पहले के संघर्ष, बस बच्चों को खाना खिलाना, पकाना, घर में देखना, और पहले पीढ़ियां और जो हमारी पुरानी परंपराएं थी, उनकी मान्यताएं होती थी, उनका पूर्ण रूप से परिपालन करते थे, और जो हमारी जो बड़े होते थे उनकी बात को बहुत माना जाता था, है ना। तो उनके पास उस हिसाब से, उस समय के हिसाब से समय होता था, उसी में वो बिजी रहती थी, व्यस्त रहती थी, उसी में सब कुछ करती थी, तो उनका उतना ही सीमित दायरा था, सीमित रहती थी, सीमित इच्छाएं थी, लेकिन उसी में ही वो खुश थे, उसी में ही प्रसन्न थे। अब उसको हम जो भी काम करते हैं, या तो उसको हम भाई, जब हाँ ज्यादा संघर्ष करता व्यक्ति, कोई नई उपलब्धि प्राप्त है, किसी भी बच्चे को, कोई बच्चा अच्छे पद पर गया, विद्यार्थी जीवन है मान लीजिए उसका, तो अगर बहुत अच्छे पद पर गया है वो, अब मान दो बच्चे हैं सेम पढ़ाई में, लेकिन एक बच्चे ने बहुत संघर्ष किया, उसका सकारात्मक संघर्ष था, वो उच्च पद पर चला गया, तो जाहिर है कि उसने संघर्ष किया होगा, त्याग किया होगा, तभी तो उसको कुछ मिला, बिना किए कुछ प्राप्त नहीं, और बिना किए कुछ नहीं, प्रसिद्धि प्राप्त नहीं होती है। और प्रसिद्धि के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, हमें करना चाहिए तो अपने आत्मविश्वास के साथ और आत्म संतुष्टि के लिए काम करना चाहिए, कोई भी हर अच्छा कार्य, अच्छे कोई अच्छा कहा जाता है, हर इतने बेटा अच्छा करो, अच्छा बोलो, अच्छा पढ़ो, बुरा कोई नहीं कहता कि बुरे काम करो बेटा, ना घर में माँ बोलती है, ना स्कूल में शिक्षक बोलते हैं, कोई नहीं, आने वाले आंटी अंकल बोलेंगे बेटा अच्छे पढ़ो, हैं, अच्छे से पढ़िए लिखिए, अच्छा करिए। तो ये पुराने समय के ये संघर्ष थे, जो खेत खलिहान में काम करती थी महिलाएं, व्यस्त रहती थी। और आजकल जो संघर्ष है, आजकल जो घर में महिला, संघर्ष क्या समझना, देखिए, जिस चीज को हमने समझ लिया कि ये बड़ा ही विकट है, बड़ी विषम परिस्थितियां, व्यक्ति जैसा बना लो मन, वैसे ही हो जाएगा आपका, वैसे ही बन जाएगी, है ना। तो किसी चीज को भी है, काम रहता है, महिलाओं के पास रहता है, ऐसा नहीं, और हम उसको बोझ समझ के नहीं करना चाहिए, बोझ स्वरूप लेंगे तो हमें बोझ लगेगा, है ना। तो अपनी मानसिकता को, मतलब मनोरंजक विधि से, हर कार्य को मनोरंजक विधि से और आशावादिता लिए हुए मन में, कि भाई हमको ये करना है और इसका हमको ये प्रतिफल प्राप्त होगा, जब हम सकारात्मक कार्य करेंगे तो अवश्य हमें सकारात्मक फल प्राप्त होगा। यदि हमें नहीं मिली है सफलता, तो हाँ। हम मनन चिंतन करेंगे एकाग्रचित होकर एकांत में, तब हम वहां से पकड़ पाएंगे अपनी कमी, फिर हम फिर जुट जाएंगे, फिर हमें पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। तो संघर्ष आज भी है, लोग अगर उसको जैसा समझ लें
तो वैसा ही मन बन जाता है महिलाओं का। हम तो नहीं समझते। देखिए ना, घर में अपनी गति तेज करनी पड़ेगी, कार्य करने की गति। अब धीमे धीमे करती रहिए तो बेटा कहाँ से काम होगा। जल्दी काम करिए। और महिलाएं जो बाहर काम करती है ना, उनकी गति स्वतः ही तेज रहती है, कार्य करने की, बोलने की भी, काम करने की भी, है ना। लेकिन पढ़ाएंगे भी, सब काम जल्दी करेंगे, लेकिन पढ़ाने का काम तो अच्छे से किया जाता है बेटा, ताकि बच्चे समझ सकें। तो हर कार्य में संघर्ष तो है, लेकिन हम उसको नकारात्मक रूप से नहीं ग्रहण करेंगे। जी। आज भी महिलाएं नौकरी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं। जरूरी थोड़ी कि हमारे घर में सारे नौकर चाकर, कोई नहीं है। तो एक है बस झाड़ू पोछा लगाने वाले। हमारे यहाँ कोई नहीं, खाना खुद बनाते, घर भी देखना, आने जाने वालों को भी देखना। तो सबके लिए समय देना पड़ता है। और हाँ, लेकिन अपने शरीर पर तो थोड़ी आंच आती है बेटा। अपनी मनस्थिति थोड़ी, सो नहीं पाते हैं, थोड़ा सा बेआरामी हो जाती है। लेकिन कोई नहीं, हम उसको पॉजिटिव लेते हुए फिर चल पड़ते हैं अपने काम के लिए। तो यही संघर्ष होता है। चाहे संघर्ष समझ ले, चाहे इसे हम मनोरंजक विधि से अपनी दिनचर्या समझ। जी। हमारी कार्य प्रणाली हमारी ईश्वरीय प्रदत्त है, हम उसे मन से करें, है ना। और अपना अंगीकृत करें, अंगीकृत करें, ईश्वर का दिया हुआ कर्म अंगीकृत करें। तो ये होती दोनों चीजें हैं। जी। समझ बेटा। यस मैम। अब आपके पास हमारी ऑडियंस के लिए अगर कोई मैसेज है जो आप चाहती हैं उन्हें देना, तो प्लीज बताइए। ऑडियंस के लिए तो बेटा हमारे पास तो जो है हम वही दे पाएंगे, है ना। कि ऑडियंस जो हमारे सुन रहे हैं और जो सुनेंगे, आप डालेंगे उस पे, तो अपना जो कार्य करते हैं, जो भी हमें प्राप्त होता है कार्य, जो भी ईश्वर के द्वारा या हमारी मेहनत के द्वारा हमें जो भी जीवन जीने के हमारे साधन होते हैं, जी। तो उनको हम, कहीं भी हमें कोई नौकरी मिले मन से करना चाहिए। ठीक जी। है। कहीं भी अपनी कार्य निष्ठा में इतना भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। कोई देखे या ना देखे, हमें कार्य करना है अपने आत्मसंतुष्टि के लिए। और जिनको हम दे रहे हैं 100% शुद्ध जाना चाहिए, मिलावट नहीं। ईमानदारी होनी चाहिए, हाँ जी। आचरण में मानवता होनी चाहिए, परोपकार, हम दूसरों के लिए कुछ कर सकें, भाईचारा, समाज में स्थिरता हो, और लड़का लड़की एक समान, बेटियां जो है अपने घर को अच्छे से संभालें, सजाएं, और खुद भी सज कर रहें, लेकिन मर्यादित होकर के गलत दिशा में ना जाएं। माता पिता का सम्मान करें, गुरुओं का आदर करें, अपने बड़ों का और यही बताएंगे। और अपने उम्र के बच्चों के साथ अच्छे से रहें, अच्छे से मिलें, अच्छा उद्देश्य निर्धारण करें। और उद्देश्य को ऐसा निर्धारण करें कि जुट जाएं, कहने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं। पढ़ रहे हैं तो पढ़ें, ये नहीं कि मम्मी पापा को दिखाने के लिए। जो बच्चे करते हैं वो कभी कुछ नहीं बन पाते बेटा। जो बच्चों कुछ बनना, अपना अच्छा बुरा बच्चा कुछ सोचता है कि हम जो बनेंगे तो हमारे लिए काम आएगा। माता पिता साथ देते हैं, और माता पिता से बढ़कर कोई नहीं, है ना। माँ जो जन्मदात्री होती है, क्योंकि माँ ने ईश्वर को भी दिया है जन्म, है ना। तो माँ तो बहुत ही बच्चे के लिए परित्याग करती है, कभी भी बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। और जहां पर यदि यदि जहां पर आक्रोश है, जहां पर कलह है, तो दो लोग के बीच में है ना, एक गर्म होता है, एक नर्म होता है। तो नर्म कीचड़ से कीचड़ नहीं धुलेगा बेटा। कीचड़ को पानी से धोएंगे ना, एक को पानी होना पड़ेगा, कीचड़ वाला नहीं सुधरेगा ना। जो पानी जो होगा जरूर है, वो मानवीय गुणों से ओतप्रोत होगा, तभी तो बनेगा वो। जी। क्योंकि और जो रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो नहीं सुधरते हैं, तो व्यक्ति उन रिश्तों को संभालने के लिए और उन रिश्तों की मर्यादा बनाने के लिए, वो अच्छा व्यक्ति क्या करता है, अपने को बदल लेता है, अपने आप को। कि वो नहीं बदलेगा, अपने को बदल लो,
ताकि हमारा रिश्ता जीवन पर्यंत सही चले, चाहे वो बेटे का हो, बेटी का हो, दामाद का हो, बहू का हो, ठीक है ना बेटा, मोहल्ले पड़ोस का हो। लेकिन हाँ, समन्वय रखना है, अगला नहीं बोल रहा है हम खुद बोल लेंगे, क्या हुआ, बोल लिया, क्या हुआ, हम छोटे हो गए? नहीं, छोटे नहीं होंगे, उनकी निगाहों में होंगे, हम अपनी निगाहों में नहीं है। क्योंकि हमें सद्वृत्तियां और मानव चरित्रोत्थान की बातें पता है ना, कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, हर अच्छी बात कर रहे हैं, तो कहाँ से गलत हुआ? हम दूसरों के लिए करने के लिए झुक गए हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि फलदार वृक्ष पृथ्वी को छूता है बेटा, और जिसमें कुछ नहीं होता वो, ये बात कौन समझेगा? जो इस चीज में पड़ा है, जिसने ये चीज अपने अंदर उतारी है, वही व्यक्ति समझ सकते हैं ना। तो हम तो यही बच्चों को बताएंगे कि बेटा अच्छे से पढ़ें लिखें, अच्छी नौकरी पाए, ईमानदारी, हमेशा ईमानदारी का पारिश्रमिक प्रतिफल अच्छा ही प्राप्त होता है। करके देखा है मैंने, जीवन में मैंने करके देखा है, बच्चों ने मेरे करके देखा है ना। एक बेटी मेरी देखिए एजीएम है बैंक में, एक बेटी मेरी प्रिंसिपल है ना, एक बेटा मेरा चीफ मैनेजर है, एक बेटा मेरा खत्म हो गया, बेटा छोटा है ना, शायद हमारी बात हुई थी, तो वो छोटा वो इंजीनियर था, आईआईटी एमटेक किया था उसने। तो अंकल आपके टीचर हैं, वो रिटायरमेंट हो गया, वो भी केवी में थे, तभी तो पढ़ाया उन्होंने मुझे। तो व्यक्ति के अंदर यदि कर्मनिष्ठा है, ईमानदारी है, सब कुछ है, हमारे अंदर सब कुछ दिया ईश्वर ने हमारे ये आप बहुत अच्छा बोलती हो, मैं आपका देखती हूँ उसमें, अभी भी देख रही थी थोड़ी देर में, बहुत अच्छा। हम तो आपके माँ के जैसे हैं बताएंगे, फिर भी बच्चा बच्चा रहता है, माँ माँ रहती है। बड़े बड़े ना, कितने भी आगे निकल जाए, तो वो अपने से बड़ों को, ये अनुभव बोलता है बेटा, तजुर्बा उम्र का बोलता है। और फिर हम लोग छोटी उम्र से ही, मैं दूर दूर गई हूँ, तो अनुभव प्राप्त होता है जाने से, घूमने से, है ना। आप तो बहुत अच्छी तरह समझती हो, और बहुत अच्छा बोलती भी हो, और बहुत अच्छी आपकी दिनचर्या मैंने देखा है, अभी थोड़ा ही देखा है लेकिन मैं समझ गई, है ना। कल ही मैंने लिखा था आपको कमेंट, बहुत अच्छा लिखा था। थैंक यू। तो ये बेटा कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी अगर ठान लीजिए, बस चाहे कुछ हो जाए। मैं तो बेटा ये बताइए, 4 बच्चे रखकर मैंने कितना पढ़ी, कैसे खाना बना के कैसे पढ़ के भागती होंगी कॉलेज, सही बात। सोच सकती हो ना। छोटे बच्चा छोड़ के रो करके फिर बच्चे मेरे अकेले रहे हैं, है ना, आज भी। तो ये संघर्ष की गाथा है, कोई बात नहीं, हम इसे लेते हैं सामान्य तौर पर, ताकि हमारे सुनने वाले भी उसे सामान्य गतिविधि समझकर अपने अंदर डालें, और वो क्या हो, वो सफल हो, जीवन में सफलता प्राप्त करें। जी। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच मैम। नाउ जस्ट एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आपका किताब राइटिंग के साथ में कैसा एक्सपीरियंस रहा, और हमारे लिए कोई अगर सजेशन हो जिससे हम और इम्प्रूव कर पाए हमारी फैसिलिटीज को, तो प्लीज बताइए। अरे ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है बेटा, हमारी दिव्या के लिए, बहुत अच्छी बिटिया है हमारी तो। कितनी तारीफ करें, मुझे तो वो, मैं तो ये हुआ ना, पहले सबसे पहले क्या हुआ कि मैं सोची कि कोई, मैं देखा था नहीं, मैं सोची कोई मैच्योर महिला होंगी, लेकिन मैंने देखा अरे, तो मैंने कहा ये तो लड़की है, बिटिया है। तो ये बहुत अच्छा भाई, हमारे साथ तो करती है, हमने लोगों को जोड़ा भी है, मंच वालों ने छपवाई है, प्रकाशित करवाई है दिव्या के द्वारा पुस्तकें, और हमारी ये दूसरी किताब छपी है उनके द्वारा। लेकिन नहीं, बात करती है हमसे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा रिप्लाई करती है कभी भी। और ईश्वर, मैं तो कहती हूँ उसको खुश रखे, जो कुछ भी तबीयत खराब होती है तो ईश्वर उसको अच्छी हेल्थ दे, अच्छे प्रसन्नता दे, उसके बहुत अच्छे से अपनी गतिविधि, अपनी कार्य प्रणाली करती है, इतने कम उम्र में मैंने देखा है। बहुत अच्छा बोलती है, इंस्टाग्राम पे उसके लिए बहुत बढ़िया बोलती है भाई, बोलती भी अच्छा है, ऐसा नहीं बोलती है, करती भी अच्छा है। हाँ, इतना बढ़िया उसने मेरी किताब का सब कुछ बनाकर भेजा है, इंडेक्स बनाई, कवर पेज खुद ही करती है, मतलब जैसा शीर्षक होगा ना वैसे ही बहुत सुंदर बना के। देखिए हमारे मंच वाले तारीफ कर रहे थे हमसे, ये आपने जो बताया मीरा दीदी, बहुत अच्छे पब्लिकेशन को बताया, 3 लोगों ने छपवाई मेरे थ्रू, तो बहुत बढ़िया काम। और जो मृदुल था उसने ही बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था। तो दिव्या की तो बात ही क्या, मैं तो कहती हूँ कि भाई बहुत उन्नति करें, और बहुत उनका पब्लिकेशन बढ़े, और लोग जुड़े,
साहित्यकार कविगण और अपने छपाइन का कारोबार में दिन दुनी रात चौगनी वृद्धि हो। और मैं तो कहूंगी कि जो भी भाई प्रकाशन कराएं तो पब्लिक राइटिंग पब्लिकेशन को ही कराएं, क्योंकि भाई सबसे अच्छा तो आचरण अच्छा है, अच्छे से बोलती हैं, अच्छे सब काम करती हैं, बढ़िया सबको रिप्लाई करती, कभी किसी को डिले नहीं करती, समय से सामान पहुंचाती, समय से तुरंत पहुंचाती है, तुरंत बोलती है। तो मेरी तो शुभकामनाएं दिव्या के लिए कि उसकी हेल्थ अच्छी रहे, उसका काम चले। जितनी तारीफ मैं करती हूँ ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जहाँ अच्छा हमें प्राप्त हो रहा है तो हम क्यों ना कहें। कुछ किया ही नहीं, कहा अच्छा करती है वो, तो अच्छा करने वालों में अच्छा नहीं कहेंगे हम, अच्छा कहेंगे, बिल्कुल बेशक कहेंगे। तो हमारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां हैं पब्लिकेशन को, और इसी उत्तरोत्तर उनकी वो जो उन्नति है चरम सीमा पर पहुंचे, चरम उत्कर्ष प्राप्त हो। और सबसे पहले उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, कि वो बेचारी गुजरात गई थी, बीमार पड़ गई थी, है ना, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, मुझे बता रही थी। तो मैंने कहा बेटा तुम अपनी दवा कराओ और खुश रहो सुखी रहो, ठीक है ना बेटा। तो और बताइए। बहुत बहुत अंकिता बेटा आपको धन्यवाद, कितने अच्छे प्रश्न पूछे, और अच्छा लगा आपको मेरे साथ। जी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये पूरा इंटरव्यू था। काफी कुछ मुझे सीखने को मिला आपसे, और आपसे बात करके एकदम ऐसे लगा कि हाँ, जैसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही है किसी, मतलब जानने वाले से, लगा ही नहीं कि हाँ हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं। सो इट वाज वेरी, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एक कॉन्वर्सेशन थी ये। हमारी पूरी ऑडियंस ने बहुत ज्यादा एंजॉय करा होगा इस इंटरव्यू से, और काफी कुछ सीखा भी होगा। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस अमेजिंग इंटरव्यू। थैंक यू। हाँ बेटा, बहुत बहुत आपको धन्यवाद करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ कि आप लोग, हमारी जो लड़कियां हैं, अच्छे पद पर जाएं, नाम रोशन करें और एक कीर्तिमान स्थापित करें। और पब्लिक राइटिंग पब्लिकेशन को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन। और मेरी रिक्वेस्ट है दिव्या से और आपसे कि मुझे वीडियो जरूर देना, थोड़ा सा देना, चाहे बात वाला देना, देना जरूर बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। शुभकामनाएं।